पिछले कुछ सालों में भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम का वर्चस्व काफी बड़ा है। ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो भारत अब तीसरे पायदान पर है इकोसिस्टम ग्रोथ के लिहाज से। और क्यों ना हो, क्योंकि 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स इस मार्केट में हैं। माइलस्टोन वैल्यूएशंस पर कई कंपनियों ने दरअसल फंड रेज किया है और साथ ही साथ इस सक्सेस जर्नी में 40,000 से ज्यादा एक्टिवली स्टार्टअप्स पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दिए हैं। इसी तेज ग्रोथ को मैप करने के लिए बीसीजी, टाइम्स ब्रिज और टाई ने मिलकर एक रोड टू हाइपर स्केलिंग इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में लेट स्टेज स्टार्टअप्स की हाइपर स्केलिंग जर्नी में मिली लर्निंग्स को हाईलाइट किया गया है। लेकिन उससे ज्यादा यहां से आगे का राह क्या रहेगी, सिलसिला कैसे बढ़ता दिखाई देगा, उस पर भी खूब बातचीत हुई है। इन्हीं फाइंडिंग्स पर बात करने के लिए मेरे साथ आज दरअसल बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के पार्टनर सिद्धार्थ मदान मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर डिटेल में चर्चा करने के लिए। सिद्धार्थ, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। मैं इनफैक्ट डिटेल में पढ़ रही थी आपकी रिपोर्ट और इस समय हमने देखा है कि वेंचर फंडिंग जो है स्पेशली 2022 में करीब 40% घटी है ओइंग टू द ग्लोबल सिचुएशन। और 18 में से 100 में से 18 स्टार्टअप्स ही हैं जो शायद प्रॉफिटेबल हैं। लेकिन जो हाल ही का एलिमेंट निकल कर आया, सिलिकॉन वैली बैंक का फेल होना, जिस पर हमने काफी चर्चा भी की है इस चैनल पर, वहां से डर ये बैठता हुआ दिखाई दिया था कि क्या जो स्लो डाउन 2022 में था वो एक्सटेंड होता हुआ दिखाई देगा और ऐसे में भारतीय स्टार्टअप्स का हाल क्या रहेगा। मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगी कि इस तरह के एनवायरनमेंट में कुछ कंपनियां हैं जो कमर कस के बैठी हैं, कुछ सोच रही है क्या यहाँ पर मौका है अपने बिजनेस को स्केल करने का, जो स्केल करने पर विचार कर रहे हैं। इस तरह के एनवायरनमेंट में क्या उनके लिए वाजिब है, सूटेबल है स्केल के बारे में सोचना? बिल्कुल। मेरे हिसाब से जो हमें ग्लोबल लेवल पर वॉलेटिलिटी दिख रही है, अगर हम बाकी देशों से कंपेयर करें तो इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। एंड ये आगे भी देखा जा रहा है कि भारत के फंडामेंटल्स काफी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भारत के पास हमेशा रहेगी। भारतीय स्टार्टअप्स के लिए ये एक अच्छा मौका है टू ग्रो फास्ट। अगर हम देखें तो पिछले साल कुछ 100 से ऊपर नए फंड्स लॉन्च हुए थे, जो इंडिया फोकस्ड ही हैं, तो बहुत सारा व्हाट जो हम ड्राई पाउडर कहते हैं या जो फंडिंग अवेलेबल है स्टार्टअप्स के इन्वेस्टर्स के पास, वो काफी ज्यादा है और काफी ज्यादा भारत में इन्वेस्ट होगी आने वाले कुछ सालों में। सो ये अच्छा मौका है भारतीय कंपनीज के लिए आगे बढ़ने का, स्ट्रॉन्गर इस फेज से बाहर निकलने के लिए। मुझे बताइए, लेकिन अगर कोई फाउंडर है और जो आपने बात की है अक्रॉस द स्पेक्ट्रम इन्वेस्टर्स से एंड ऑफ कोर्स एस्टैब्लिश्ड फाउंडर्स से, उनकी तरफ से क्या बयान आते हैं या फिर क्या सलाह आती है फाउंडर्स को अपने आप को किस तरह से तैयार करना चाहिए इस अनिश्चित काल में बिजनेस को स्केल करने के लिए? देखिए, अगर हम एक लंबे पिछले 5-6 साल को देखिए तो लास्ट जो पिछले 2 साल थे वो कुछ हद तक स्टैंड आउट करते हैं, अलग दिखते हैं। पर अगर हम आज जहाँ खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि फंडिंग नहीं हो रही है, ग्रोथ अभी भी हो रही है, फंडिंग भी अभी भी मिल रही है कंपनीज को। तो फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स एक कॉशियस अप्रोच लेना चाह रहे हैं, बट वैल्यूएशन होते रहेंगे, फंडिंग होती रहेगी। इन्वेस्टर्स सिर्फ एक सही वैल्यूएशन और सही टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं। जो कंपनियां कमर कस के तैयार बैठी हैं इस फेज के लिए, जो मुनाफे और ग्रोथ को एक दो अलग अलग पहलू ना समझ के दोनों को साथ में लेके चलना जानती है, उस तरह की कंपनियां ना सिर्फ फंडिंग रेज कर पाएंगी, वो ग्रो करती रहेंगी। एंड एंड स्पेशली जो कैटेगरी लीडर होते हैं किसी भी सेगमेंट में, जो लीडिंग कंपनीज हैं, वो काफी स्ट्रॉन्ग बाहर निकलेंगी इस पूरे फेज से। अच्छा सिद्धार्थ, आपकी रिपोर्ट में आपने इनफैक्ट कई कंपनियों को क्लोजली स्टडी किया जिसमें मीशो है, पॉलिसी बाजार है, एंड ये सारी काफ़ी अव्वल दर्जे की कंपनी है। अच्छा खासा स्केल इन्होंने हासिल कर लिया है। जब आपने इनके बिजनेस मॉडल्स को एनालाइज किया, की लर्निंग्स क्या निकल कर आ सकती हैं यहाँ से आगे, शायद किसी और स्टार्टअप को इन्हें एम्यूलेट करने के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए? बिल्कुल। सो हमने 20 से भी ज़्यादा कंपनीज़ को स्टडी किया। अब काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स और एस्टैब्लिश्ड फाउंडर्स, जैसे आपने कहा, से बात की।
हमने रिपोर्ट में कुछ 8 थीम हाइलाइट किए हैं जो जो हमें लगा कि जिनसे काफ़ी सक्सेस ड्राइव की इन इन बड़े एस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ ने। अ, मैं सबके बारे में तो बात नहीं करूँगा, बट अगर 1-2 एग्ज़ाम्पल ले सकूँ तो अ, आपने मीशो का नाम लिया, सो बहुत सारी कंपनी इंडिया में पॉपुलेशन का बड़ा होना, टियर 2 टियर 3 सिटी में बहुत सारा डिजिटल ड्राइव होना, काफ़ी सालों से कहा जा रहा है कि बहुत सारी ग्रोथ इस नेक्स्ट बिलियन से आएगी, बट बहुत कम कंपनी है जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जाके सक्सेसफुली मॉडल बना पाई है। जो हमने सक्सेसफुल मॉडल्स को स्टडी किया है, उसमें एक चीज़ जो उभर के आती है वो ये कि आपको कस्टमर को समझ के उनके अराउंड, उनकी नीड के अनुसार अ, एक सही मॉडल डिज़ाइन कर पाना, एक ट्रू इनोवेशन क्रिएट कर पाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मीशो ने शुरू किया था एक रीसेलर मॉडल से, जहाँ पे उनका फ़ोकस पूरा का पूरा उन कस्टमर पे था जो आज अभी ई-कॉमर्स पे नहीं खरीद पा रहे हैं, जिन्हें थोड़ी मदद चाहिए, तो एक रीसेलर, एक लोकल उनकी मदद कर पा रहा था। एक बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशन था उस कस्टमर तक पहुँचने के लिए जो आज ई-कॉमर्स अ, को डिजिटल ई-कॉमर्स को नहीं लेवरेज कर पा रहा है। तो वहाँ से शुरू करके आज मीशो मार्केटप्लेस मॉडल पे भी जा रहा है। वही कस्टमर्स जो पहले नहीं थे इतने डिजिटल सेवी, आज ऑनलाइन जाके खुद शॉपिंग कर पा रहे हैं। तो इस तरह से कंपनीज़ जिन्होंने जाके सच्चे दर पे इनोवेशन की है, एक अलग बिहेवियर एस्टेब्लिश किया किया है, वो कंपनी अ, अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में पा रही है। रिपोर्ट में काफ़ी और एग्ज़ाम्पल हैं। काफ़ी बार हम हाइपर स्केलिंग के लिए ये भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देती हैं कुछ स्टार्टअप्स। एक और अच्छा एग्ज़ाम्पल जो मेरे माइंड में आ रहा है इज़ कि ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ खुद करने की ज़रूरत है। आप अपने आस-पास का इकोसिस्टम कैसे लेवरेज कर पा रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर हम SaaS कंपनीज़ की बात करें, तो iCertis जो एक SaaS कंपनी है, उन्होंने काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप्स बहुत जल्दी क्रैक की। माइक्रोसॉफ्ट जैसे लीडिंग सॉफ्टवेयर प्लेयर ले लीजिए, या सर्विसेज़ साइड पे एक्सेंचर या अदर इंडियन आईटी सर्विसेज़ टाइप के प्लेयर ले लीजिए। उन्होंने काफ़ी सारी पार्टनरशिप क्रैक करी और उन पार्टनरशिप के थ्रू उन्होंने बहुत एस्टेब्लिश्ड बी टू बी सेलिंग इंजन को टैप कर लिया, जो अगर वो खुद करने जाते तो उन्हें बहुत साल लगते। By leveraging this ecosystem, they managed to just very successfully hyperscale. So जैसे हम आगे देखते हैं। सो इट्स ऑल्सो अबाउट कितने आप क्लोजली अपने पार्टनर्स को करीब रखते हैं, कितना आप करीब रहते हैं उस मार्केट से जिसे आप एड्रेस करना चाहते हैं। मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम इस समय हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, कि अगला कौन सा बैंक फेल होगा नहीं होगा, वी रियली डोंट नो। डर यही है कि अगर ब्याज दरें और बढ़ जाती है अमेरिका में, तो अमेरिका से फंड रेज करना मुश्किल रहेगा, लेकिन भारतीय फंड्स के पास पर्याप्त पैसा है। लेकिन इस समय अगर कोई फंड रेज के लिए उतर रहा है, आपकी रिपोर्ट ये मेंशन करती है प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करे, लेकिन क्या यहाँ पर अब रियलिस्टिक वैल्यूएशंस पर भी कंपनियों को उतर आना चाहिए? क्योंकि बहुत हाई फ्लाइंग वैल्यूएशंस हमने देखे थे पोस्ट 2020, क्योंकि डिजिटल स्पेंड उतना ज्यादा बड़ा था, हर कोई डिजिटल एरा में या फिर इस डिजिटल रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाह रहा था। उस लिहाज से वो वैल्यूएशन में थोड़ी सी सैनिटी आना कितना इंपॉर्टेंट रहेगा? बिल्कुल, अगर हम पब्लिक इक्विटीज़ में भी देखें तो हमने काफ़ी करेक्शन पिछले कुछ महीनों में देखा है। अ, वैसा ही करेक्शन प्राइवेट इक्विटी में भी देखना जायज़ ही है। जैसे कि लेट स्टेज कंपनीज़ की बात की जाए तो काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने पिछले 1-2 साल में काफ़ी फंडिंग ऑलरेडी उठाई हुई है। दे आर सिटिंग ऑन गुड कैश पाइल। तो यहाँ से ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो अपना आने वाला पीरियड है, आने वाला रनवे है, जितना आपका मंथली बर्न है, उसे आप कैसे कम से कम कर सकते हैं या कितना प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ पुश कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी रहेगा, ताकि आपको कम से कम एडिशनल फंडिंग की नई नई फंडिंग उठाने की ज़रूरत पड़े। क्योंकि वैल्यूएशन करेक्शन तो काफ़ी ज़रूरी है इस मार्केट में। अ, पर ऐसा नहीं है कि कंपनीज़ वैल्यूएशन नहीं पिक करेंगी। हम पिछले इनफैक्ट 1 हफ्ते में देखें तो भी कुछ काफ़ी बड़ी लेट स्टेज कंपनीज़ ने काफ़ी साइज़ेबल फंड्स रेज़ किए हैं, एंड वो चलता रहेगा। इनफैक्ट अगर आप अगर आप ब्रॉडली मुनाफ़ा और ग्रोथ साथ में लेके चल रहे हैं एज़ अ कंपनी, अगर आप कैटेगरी में अपनी कैटेगरी में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं,
ये अगले 1-2 साल में आपके पास एक काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि आप अपनी जो लीड है, जो आप आगे हैं अपने कॉम्पिटिशन से, उसको आप बहुत स्ट्रांगली एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अ अ, एक एक कंपनी जिसके पास काफ़ी सॉलिड अपॉर्च्युनिटीज़ है, एक पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी है, एक एक सी रास्ता आगे दिख रहा है ग्रोथ और करने का, उन कंपनीज़ को सही वैल्यूएशन पे फंड्स उठाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। अ, हमने पिछले काफ़ी मैं इस फ़ेज़ को फंडिंग स्लो डाउन को क्राइसिस नहीं कहना चाहूँगा, पर अगर हम काफ़ी एक्सट्रीम क्राइसिस भी देखें 2000 वाला या 2008 वाला, तो भी हमने देखा है बार-बार कि जो कंपनीज़ उनसे निकल के बाहर उभर कर आती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं और दे एक्चुअली टेक अ वेरी बिग मार्केट शेयर। सो जो जिस तरह से मैं इस मार्केट को देख रहा हूँ, इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में है, इंडियन स्टार्टअप्स अच्छा कर रही हैं। तो एज़ लॉन्ग एज़ प्रॉफिटेबल ग्रोथ को चेज़ किया जाए, दिस इज़ अ वेरी, वेरी, वेरी गुड टाइम टू ग्रो फॉर इंडियन स्टार्टअप्स। सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स बीन अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। थैंक यू फॉर गेटिंग मी हियर। चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में हम भी आपसे लेंगे इजाजत। आपको हमारा शो कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हम हाजिर हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।